हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आइए आज देखते हैं 17 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें हम लोग CDV पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके नंबर 1 है बालकों के व्यक्तिगत विकास। हम लोग चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते हुए बल्कि जो इसका सही आंसर है उसे को टिक करते हुए उसका एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी न होने पाए। तो बालकों के व्यक्तिगत विकास ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग होती है। बालकों की व्यक्तिगत विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है तथा प्रत्येक बच्चा स्वयं में यूनिक होता है, अनोखा होता है। कुछ बच्चों में विकास की गति तीव्र गति से होती है, जबकि कुछ में मंद गति से होती है। प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप विकास करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास की इस प्रक्रिया में बालक का फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता रहता है। सामान्यतः बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। तो वह अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं तथा अपने पीयर समूह यानी कि समकक्षी समूह से भी सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो जिन पियाजे ने जिन दो अनुकूलन की मूल प्रक्रियाओं की बात की है वह है आपका समायोजन और समावेशन। जिन पियाजे ने अनुकूलन की दो मूल प्रक्रियाओं समायोजन व समावेशन को समाहित किया है, बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता होती है। उनमें वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है तथा बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। जब बच्चा अपने पुरानी स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर समावेशन को इंग्लिश में एसिमिलेशन तथा समायोजन को एकोमोडेशन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका मूर्त संक्रियात्मक। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाओं की बात की है, जिसमें पहला होता है संवेदीगामक, जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक आपका होता है 7 से 11 तथा चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से आगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या होता है। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। इसी को इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वह खुद को डायरेक्शन देता है, खुद को दिशा निर्देश देता है, जिससे बच्चे के डेवलपमेंट में यह उसकी मदद करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। लेव वाइगोस्की ने कहा है कि शिक्षक बच्चों को दी जाने वाली मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके उनकी अधिगम में मदद कर सकते हैं। बच्चों को सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि
पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो पूजा पहले आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। पूजा का अपने दोस्त से यह कहना है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो शिक्षिका हमें बाहर खेलने के लिए क्या करेंगी, अनुमति नहीं देंगी। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका प्रमुख कारण दंड से स्वयं को बचाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में बुद्धि के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, यानी कि डेवलप किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होता, अपितु कई प्रकार की होती है। साथ ही बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबद्ध भी नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो जहाँ पर बच्चा और टीचर दोनों ही एक्टिव हो वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षण तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा बच्चा प्रश्न पूछने, प्रकरण संबंधी चर्चा करने एवं अपने विचार प्रस्तुत करने आदि के लिए स्वतंत्र होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कक्षा, एक तर्क दिया है, आपका कथन दिया है और साथ में ही उसका रीजनिंग यानी कि तर्क दिया है। ठीक है, तो कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, यह कथन दिया गया है। दूसरा तर्क दिया है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो इसका सही जवाब है कि ए और आर दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पहला क्या दिखा रहा है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है कि लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां बेहतर नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है एक टीचर होने के नाते, बल्कि आपको दोनों को समान नज़रिए से देखना है कि दोनों ही अच्छे होते हैं। दूसरा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है, तो यह भी गलत जवाब है। ठीक है, जब तक कि दोनों लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तर्क नहीं करेंगे, तब तक उनमें यह चीज़ें नहीं आएंगी, ना कि किसी में पर्टिकुलर सहज रूप से कोई चीज़ मौजूद हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो किस पर जोर देती है? यह पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस शिक्षा नीति का गठन वर्ष 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। यह शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, आसान पहुँच, जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका कि मूल्यांकन का केंद्र जो है वह अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियां और प्रविधियों की उपदेयता की जांच होती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पुनर्बलन का कार्य
करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने तथा प्रकरण संबंधी चर्चा करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है की व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रश्न करने संबंधित उदाहरण सही होगा। समालोचनात्मक सोच, जिसे इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, किसी वस्तु या कारक के विषय में विस्तृत जानकारी, उसके कारण, उससे होने वाले लाभ तथा समस्या समाधान आदि के विषय में पूर्ण ज्ञान को दर्शाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विविधता एवं विभिन्नता परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करना यानी कि इनकरेज करना सभी को समान रूप से सीखने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है आदि विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली की विकसित करने से बचना चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति को आप केवल बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि सभी बच्चों के संस्कृति को इम्पोर्टेंस देंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो विद्यार्थियों की क्या करना है? शिक्षक को सदैव किसी भी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो किससे प्रभावित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य अधिगम अक्षमता विद्यार्थी को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इसी को इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। इस अधिगम अशक्तता से ग्रसित बच्चे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते एवं अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त भी नहीं कर पाते। ऐसा करने में उन्हें कठिनाई अनुभव करते हैं, कठिनाई का अनुभव होता है उन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? गतिक दिव्यांगता के अंतर्गत आपका ऐसा मतलब कि अशक्तता आ जाएगा जिसमें बच्चे को क्या होगा? चलने, दौड़ने, लिखने और बोलने में क्या होगा? निपुणता होगा। ठीक है, उसे इसमें प्रॉब्लम होती है। तो किससे बचना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से बचना चाहिए। जब गति दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन की बात हो तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे विद्यार्थियों की समावेशन में समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। गति दिव्यांगता के कारण बच्चा सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी सोच। अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक जो विद्यार्थी होता है उसका सोच अपसारी होता है।
नवीनता, मौलिकता, उच्च क्रम समस्या समाधान, नवचारिक प्रयोग, तीव्र जिज्ञासा, अपसारी सोच, समस्या की पुनर्व्यवस्था एवं स्वतंत्र निर्णय क्षमता आदि सृजनात्मक विद्यार्थी का क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। यही उसका प्रमुख पहचान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को स्मृति सहायक विधियों को लागू करने एवं संगठनात्मक चार्ट बनाकर सीखने पर बल देना चाहिए एवं मानसिक चित्र व रणनीतियों का भी प्रयोग करना चाहिए, किंतु उसे असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से हमेशा बचना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब सीखे जाने वाली सामग्री रिक्त स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कब बेहतर सीखते हैं? जब उनकी सीखे जाने वाली सामग्री उनके मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पाठ का योजना का क्या करना चाहिए? पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए तथा अपने पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे और उसे लंबे समय तक याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, असंबद्ध उदाहरणों का प्रयोग, कठोर परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षक का उपेक्षित व्यवहार आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देते हैं। इसके अलावा आपका अनुभवात्मक शिक्षा, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये सब प्रकरण क्या करते हैं? अनुरूप शिक्षण विद्यार्थियों शिक्षण सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग आदि क्या करते हैं? शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एनसीएफ कहता है कि जो बच्चा होता है कैसा होता है? एक्टिव होता है। वह जब एक्टिव रहता है तो वह बहुत ही जल्दी ही किसी चीज़ को सीख लेता है। वे नन्हे अन्वेषक होते हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा कैसे होता है? वह नन्हा अन्वेषक होता है जो स्वयं जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद आदि तथा विचारों की रचना आदि बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक को हमेशा उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरणों के प्रयोग से बचना चाहिए, किंतु उसे उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण एवं गैर उदाहरण तथा उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो यह क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान को दर्शाती है। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधित व्यवहार, गुण, दोष, विशेषता, क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को ही अधिसंज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो इसे देखकर ही पता चल जा रहा है कि यह समस्या समाधान का महत्वपूर्ण चरण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में एक अभिकथन दिया है, साथ में उसका तर्क दिया है। अभिकथन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। एकदम सही बात है। तर्क दिया है कि विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ये भी सही है, यानी कि ये सही है और आप उसकी क्या करती है? सही व्याख्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रिक्त स्थान विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है।
विद्यार्थी कब बोर होगा? जब उनके गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान गतिविधि, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई गतिविधि कर रहा है और टीचर उसके एक्टिविटी को क्या कर रहा है, महत्व नहीं देगा, तो इस कंडीशन में विद्यार्थी बोरियत महसूस करने लगेगा। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए और उन्हें अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका देते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही आपके लिए हर वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे और आपके प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी तैयारी करवाएंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का सुनिश्चित तरीका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का अपना विशेष महत्व होता है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी कठिनाई से अवगत कराने, उनमें सुधार तथा उपचारात्मक शिक्षण करने आदि में विशेष भूमिका निभाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।